सो हाय एवरीवन, आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10th कंप्लीट ज्योग्राफी के साथ फुल रिवीजन। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है वो सब पे कवर होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्लास 10th का जो हम लोग ने जब इकोनॉमिक सिविक्स पढ़ा तो उसमें हम लोग ने सारे चैप्टर्स कवर किए। अब ज्योग्राफी की बारी है, तो अब ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे करना है। तो आज का टारगेट हम लोग को क्या है? पहला चैप्टर हम लोग क्या कवर करेंगे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स और डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे पहले होगा रिसोर्स और डेवलपमेंट। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फिर वाटर रिसोर्स, फिर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इसके बाद आपका एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी। ये चैप्टर है। तो पूरे ज्योग्राफी में आपका 7 चैप्टर है, लेकिन जो लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उससे अब बस मैप क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। आपको इसमें जनरल क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो अब यही सारे चैप्टर हैं। पहला रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा वाटर रिसोर्स, चौथा एग्रीकल्चर, पांचवा मिनरल्स एंड एनर्जी, और छठा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सारे चैप्टर से एक एक, मतलब जैसे ज्योग्राफी से इस पूरे 6 चैप्टर का जो वेटेज है, मींस इससे 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 20 मार्क्स पक्के हैं। 20 मार्क्स नहीं तो 18 19 इतना तो पक्का है। ठीक है, 1-2 नंबर जा सकता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम लोग शुरू करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। तो इस चैप्टर में व्हाट इज रिसोर्स, यही पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो रिसोर्स क्या है? सबसे पहले हम लोग ने छोटी क्लास में ये पढ़ा था कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड दैट इज नोन एज रिसोर्स। बट यहाँ पे क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th में इसकी डेफिनेशन थोड़ी हाई हो जाती है, थोड़ी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। जैसे कि आप लिखा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है कि ऐसी चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज, वो कुछ और भी होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब हमारे पास अगर कोई रिसोर्स है तो हमारे पास उसका टूल होना चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे वी हैव द टूल्स टू एक्सट्रैक्ट इट। सेकंड देखिए तो इकोनॉमिकली फिजिबल मींस इट इज वर्थ द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक, इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए, मींस हम लोग जो एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट है उसको भी हम लोग अफोर्ड कर पाए। फिर थर्ड देखें तो कल्चरली एक्सेप्टेबल मींस उस रिसोर्स को लेकर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उसको राजी हो जाए, उनकी सहमति हो जाए कि हम इसे यूज कर सकते हैं इस रिसोर्स को। तो ये थी रिसोर्स की डिफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखें अगर हम लोग, तो सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। इसकी बात करें तो पहले तो क्लासिफिकेशन जो है वो रिसोर्स का वो 3-4 बेसिस पे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में 2 हुआ है, 2 क्लासिफिकेशन है। पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ना, दैट इज रिसोर्स दैट इज लिविंग, दैट इज नोन एज बायोटिक। ठीक है, और एबायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग मींस द रिसोर्स दैट इज नॉन लिविंग, दैट इज नोन एज द एबायोटिक। जैसे कि बायोटिक का एग्जांपल लें तो प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन वहीं एबायोटिक का एग्जांपल लें तो रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक, सेकंड बेसिस देखें तो एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में 2 कैटेगरीज है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मींस ऐसे रिसोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल में ऐसे रिसोर्स जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। रिन्यूएबल का एग्जांपल हो जाएगा सोलर, विंड, जबकि नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल हो जाएगा कोल, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, इसके बाद देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, अब कौन ओन कर रहा है उसके बेसिस पे भी रिसोर्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं इनटू द 4 टाइप्स। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मींस ऐसे रिसोर्स जिसको ओन एक इंडिविजुअल, एक कोई सिंगल पर्सन करता है या फिर कोई एक फैमिली करती है, तब उस रिसोर्स को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं।
फिर ऐसे रिसोर्स जिसको एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी सोसाइटी, एक पूरी ग्रुप ऑफ द पीपल होल्ड करते हैं, शेयर करके उसको, उस रिसोर्स को यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। नेशनल रिसोर्स की बात करें तो ऐसे रिसोर्स जो कि नेशन, हम लोग की गवर्नमेंट ओन करती है, उसको क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट ओन करती है, तो ऐसे रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। और वहीं इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में ऐसे रिसोर्स आते हैं जो कि ढेर सारी कंट्री एक साथ मिलकर यूज करते हैं, दैट रिसोर्स इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्स। सबका एग्जांपल देख लें तो इंडिविजुअल का हाउस आ जाएगा, जैसे हाउस है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है। कम्युनिटी का पार्क्स है, पार्क्स हम लोग सबके साथ शेयर करते हैं। नेशनल है रेलवे, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रेलवे लाइन को या फिर कोई रेलवे ट्रैक में कोई खराब है तो उसको कौन देखेगा, नेशनल गवर्नमेंट। फिर अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ओपन सी, अगर कोई सी है, समुद्र है, वो इंडिया में है, फिर अगले देश में भी है, तो उसको वो रिसोर्स इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट द रिसोर्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, सेकंड वन इज डेवलप्ड, थर्ड वन इज स्टॉक, फोर्थ वन इज रिजर्व्स। Potential means that resource which is not fully developed and we have no tools to extract that resource, means हम as potential source ऐसे resource होते हैं जो मतलब जिसको भी वो फुली डेवलप नहीं हुए हैं, उनको फ्यूचर में हम लोग और डेवलप कर सकते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करने की हमारे पास कोई टूल नहीं है। इन द फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसके टूल आएंगे तब हम लोग उसके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यही कहना है कि अभी हम लोग फुली डेवलप्ड वो नहीं है। सेकंड है डेवलप्ड, मींस ऐसे रिसोर्स जिसको एक्सट्रैक्ट करने का टूल है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आज के डेट में फुल्ली डेवलप्ड है। थर्ड की बात करें तो स्टॉक, मींस आप फ्यूचर के लिए आप उसको स्टॉक बचा के रखे हुए हैं एक, ठीक है। रिजर्व्स मींस ऐसे रिसोर्स जिसको मतलब कहीं एक जगह जिनका रिजर्व्स, जिसका एक बहुत बड़ा एक ढेर पाया जाता है, ऐसे रिसोर्स को रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। सबका एग्जांपल देखें तो पोटेंशियल का एग्जांपल सोलर इन राजस्थान है, डेवलप्ड का एग्जांपल कोल माइंस है, स्टॉक का एग्जांपल हाइड्रोजन इन वाटर है और रिजर्व्स का वाटर एंड डैम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, अब इसमें क्या है, तो द नेशनल रिसोर्सेज एक्सटेंड अप टू 12 nautical miles approx 22.2 kilometer from the coast beyond 200 nautical miles. The ocean belongs to international institution, मतलब कि जो नेशनल रिसोर्स है उसको अब 12 nautical miles पे बढ़ा दिया गया है। मींस 12 nautical miles, अच्छा ये आपके बोर्ड में 1 मार्किंग क्वेश्चन अगर आता है कि 12 nautical miles में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 22.2 किलोमीटर, ठीक है। तो जो नेशनल रिसोर्स है उसको 12 nautical miles मींस यू कैन से कि अप्रॉक्स 22 किलोमीटर उसको कोस्ट से बढ़ा दिया गया है और बियॉन्ड द 200 nautical miles द ओशंस जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स से बिलोंग करेंगे। मींस अगर कोई भी मतलब एक सी है, ओशन है, वो 200 nautical miles की पूरे एरिया में फैला हुआ है तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसका। इसके आगे देखिए तो थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो आज के डेट में तो डेवलपमेंट हो लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो रिसोर्स को यूज करने में कोई कंप्रोमाइज ना करे। जैसे कि हम लोग ने इकोनॉमिक्स में भी पहले चैप्टर में डेवलपमेंट वाले में पढ़ा था, यहाँ देखिए तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। वही मैंने बताया कि ऐसा हम लोग को डेवलपमेंट करना है कि आज की नीड की जरूरतें पूरी हो जाए लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको उस रिसोर्स के लिए कंप्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। इसके बाद देखिए तो इसी के लिए एक रायो अर्थ समिट 1992 में रखा गया था। इसमें क्या है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन ब्राजील टू एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एक ऐसा समिट था जो कि ब्राजील में हेल्ड हुआ था 1992 में। ये नेचर को प्रोटेक्ट के लिए जो हम लोग डेवलपमेंट रिसोर्स के तेजी से यूज हो रहा है उसको थोड़ा रोकने के लिए ये समिट मतलब हेल्ड हुआ था, कहाँ, ब्राजील में, ठीक है। अब एजेंडा 21 की भी बात कर ले तो अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज
poverty and disease. एजेंडा 21 क्या था? एक ऐसा डिक्लेरेशन था जो कि पूरे वर्ल्ड लीडर के थ्रू साइन हुआ था। किसके लिए? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। मतलब कि यहाँ पे पूरे कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो और उसके साथ साथ यहाँ पे पॉवर्टी हो, जो पॉवर्टी है उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो, जो डिजीज है वो डिजीज का परसेंटेज कम हो जाए, सबको न्यूट्रिशन मीन्स सबको रिसोर्स इक्वली मिल जाए। इसका एजेंडा 21 का ये डिक्लेरेशन था। ठीक है, इसके बाद देखें तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों? जब इंडिया जबकि इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे तो रिसोर्स अपनी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए या फिर पूरे डाइवर्सिटी इतने सारे फ्लोरा फौना है उसको बचाने के लिए यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग जब हम लोग बात कर लेते हैं तो इन इंडिया रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है? तो इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इट इज रिच। जैसे झारखंड का एग्जांपल ले लें तो झारखंड इज रिच इन मिनरल्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुणाचल हैज वाटर बट लैक्स डेवलपमेंट। भाई मैंने बताया कि इंडिया के पास डाइवर्सिटी बहुत है, हर स्टेट के पास एक अपना अलग स्टेटस है, अपना एक कल्चर है। तो जैसे कि एक मतलब जो इंडिया है वहां पे एक इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्स प्रेजेंट होने का। हर जगह एक ही रिसोर्स इक्वल अमाउंट में तो नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी दो एग्जांपल देख रहे हैं। पहला है झारखंड का एग्जांपल, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल। झारखंड में माइन मिनरल्स तो हैं, वहां पे वो बहुत मिनरल्स है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वही जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वाटर तो है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है कि उसको सही तरीके से यूज करा जा सके। ठीक है, तो अब कैसे कैसे रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो ये देखते हैं। स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। सबसे पहले तो हम लोग मैप में ये पता लगाएंगे कि एक्चुअली रिसोर्स प्रेजेंट कहाँ है और उसकी मैपिंग करेंगे, उसको देखेंगे उस एरिया को, वो एरिया कैसा है। फिर वहां पे देखेंगे वो रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उस रिसोर्स की वहां पे क्वांटिटी क्या है। ये पहला स्टेज है किसका? रिसोर्स प्लानिंग का। दूसरे स्टेज की बात करें तो प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्विंग अ फ्रेमवर्क विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। फिर उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हम लोग के पास एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वो बनाएंगे। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, और अगर है तो फिर एक्सट्रैक्ट करने की तैयारी। थर्ड देखें तो मैचिंग प्लान्स, अलाइंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम लोग को जो इस रिसोर्स प्लानिंग हुई थी, अब उसको रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को जो हम लोग ने ये बताया कि इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, तो अब इसको नेशनल जो डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लान्स को मैच करेंगे। तो ऐसे करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब इसके बाद देखें तो लैंड रिसोर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग को दो रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, लैंड और सॉइल। लैंड और सॉइल, सबसे पहले बात करें तो इंडियाज लैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रिलीफ फीचर्स। अब जो इंडिया का जो लैंड है ना, वो तीन फीचर्स में, तीन यू कैन सी तीन वर्ड्स में कैटेगराइज है। वर्ड्स मींस जैसे कि पहला है प्लेन्स, दूसरा है माउंटेन्स, तीसरा है प्लेट्यूज। अब ऐसा क्यों कहा? पूरे इंडिया के लैंड में 43% जो लैंड है वो प्लेन है, मींस इट इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स की बात करें तो पूरे लैंड का 30% यहाँ पे माउंटेन्स है, और इट इज सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, फोकस ऑन टूरिज्म एंड इकोलॉजी। प्लेट्यूज की बात करें तो पूरे लैंड का 27% जो है वो प्लेट्यूज है, और ये मिनरल में यहाँ पे बहुत रिच रिजर्व्स है। फॉसिल फ्यूल्स भी यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में और पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट भी। ठीक है, फॉरेस्ट भी। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन। ये समझ में आया कि जो प्लेन्स है वो 43% है, ये एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया।
माउंटेन्स की बात करें तो 30% है. इट इज बेस्ट फॉर पेरिनियल रिवर्स एंड फोकस ऑन द टूरिज्म एंड इकोलॉजी. इसके बाद बात करें हम लोग अगर प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू कितना परसेंट है? 27% है. प्लेट्यू में रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, ये तीनों बात हो गए. अब इसके बाद देखिए तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. तो लैंड अब डिग्रेड हो रही है, तो अगर लैंड डिग्रेड हो रही है तो उसको बचाए कैसे? सबसे पहले कॉजेज देखिए लैंड डिग्रेडेशन के, तो ओवर ग्रेजिंग. अब यहाँ पे जो ग्रेजिंग तक ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लैंड में कुछ कैटल्स को, जो उनके मतलब हेड है, मतलब कोई उनको मतलब लाइफ स्टॉक उनको पाल रहा है, तो फिर वो किसी ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं. ओवर ग्रेजिंग से होता क्या है? उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है. जब फर्टिलिटी कम हो गई तो वो एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट नहीं होती, तो फिर उसको आप कह सकते हैं बेकार लैंड है, वेस्ट लैंड है वो. इसके बाद बात करें तो, और ओवर ग्रेजिंग ज्यादातर होता है गुजरात और राजस्थान में. फिर ओवर इरिगेशन भी है. ओवर इरिगेशन मतलब इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन. बट अगर यही इरिगेशन हम लोग बहुत ज्यादा मतलब वाटर जो है उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ा देंगे किसी क्रॉप्स में, तो एक्चुअली वो जो वाटर है, वो जो क्रॉप्स है, वो लैंड है, वो एसिडिक हो जाएगी, तो भी वो लैंड वेस्ट चली जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे तेजी से इंडिया में लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है. तो ये सब कुछ कॉजेज हैं, और ये जनरली पंजाब और हरियाणा में होता है. माइनिंग की बात करें तो झारखंड, ओडिशा. अब हम लोग कोल्स को पाने के लिए, पेट्रोलियम को पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है. ये सब तो बात हो गई कि 3 कॉजेज हो गए: ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग. माइनिंग होता है झारखंड और ओडिशा में. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं यहाँ पे एक और टॉपिक है लैंड कंजर्वेशन. तो इसका सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, मींस ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए. तो यहाँ पे ये जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग. कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, यहाँ पे जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो लैंड जो वेस्ट हो रहा है वो भी बच सकता है. अगर इसके बाद बात करें हम लोग तो प्लांटिंग शेल्टर बेड्स. अब यहाँ पे शेल्टर बेड्स को भी प्लांट्स करके उसको भी लगा के हम लैंड को यहाँ पे बचा सकते हैं. एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, मीन्स अब जो हम लोग का इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होता है वो सब हम लोग किसी रिवर में, लैंड पे, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है तो लैंड में एक बात बताएं तो लैंड में वो जो पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम लोग ढेर सारे कचरे का खड़ा कर देते हैं, एक पहाड़ टाइप का. यू कैन से कि वहां पे ढेर सारे कचरे हो जाते हैं, तो फिर वो लैंड वेस्ट हो जाती है. ठीक है, वो लैंड वेस्ट हो जाती है. तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी एक क्वांटिटी में, एक मिनिमम क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो तो ही अच्छा है. तो ये सब सॉल्यूशन हो गए किसके? लैंड डिग्रेडेशन के. इसके बाद बात करें तो सॉइल एज अ रिसोर्स. अब लैंड की तो बात हो गई, अब सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. एक सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल एक्सॉस्टिबल. अब क्या है मतलब? रिन्यूएबल मतलब जो फिर से रिन्यू हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो सकते हैं. ठीक है, तो इनका लिमिटेड क्वांटिटी ही प्रेजेंट है, लेकिन ये रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल इन द सेंस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कुछ समय बाद, मींस यहाँ पे लिखा है कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स में कुछ ही सेंटीमीटर की सॉइल जो है वो बनती है. सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल एक्सॉस्टिबल रिसोर्स है. इट मींस कि वो नेचुरल तो है, रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि उसको वो फिर से बन सकती है, उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं. एग्जॉस्टिबल की बात करें अगर हम लोग तो मींस वो एग्जॉस्ट एक लिमिटेड क्वांटिटी भी प्रेजेंट है उसकी, लेकिन वो रिन्यूएबल है. अब मेजर सॉइल टाइप्स देखें. वैसे तो सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ टाइप्स पढ़नी है. सबसे पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, वेरी फर्टाइल, रिच इन पोटाश एंड लाइम. ठीक है, अब इतनी बात करें तो ये बहुत लार्ज एरिया में फैला हुआ है. नॉर्थर्न प्लेन्स में इसका जो वाइड स्प्रेड है, इसकी जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है. यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है. एलुवियल सॉइल एक बेस्ट सॉइल भी कह सकते हैं इसको.
ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, इसमें पोटाश की मतलब जो पोटाश न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे रिच इन पोटाश एंड लाइम, यहाँ पे पोटाश और लाइम जो है सॉइल में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक न्यू एलुवियल सॉइल। खादर भांगर जी बात है, तो डिवाइडेड इनटू भांगर, ओल्ड एलुवियम कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स। अब जो भांगर है, दोनों में अगर आपको ये पूछ लिया छोटे क्वेश्चन में कि खादर और भांगर में क्या डिफरेंस है, तो पहली बात तो अगर हम लोग भांगर की करें तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में आता है और इसमें कुछ कंकड़ होते हैं, इसमें कंकड़ होते हैं, इट कंटेन्स कंकड़ नोड्यूल्स। एंड खादर, वहीं जब भी हम लोग खादर की बात करते हैं तो वो न्यू एलुवियल सॉइल है और ये मोर फर्टाइल है। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरी किसकी, एलुवियल सॉइल की। अब ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये कॉटन क्यों उगाने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेनली जो इसमें क्रॉप कल्टीवेशन, इसमें क्रॉप ग्रो होती है वो मेनली कॉटन है। ठीक है, और भी होती है लेकिन मेनली हम बात करते हैं कॉटन की। इट फाउंड इन द डेकन ट्रैप। अब ये डेकन ट्रैप में प्रेजेंट होता है, फाउंड मिलता है डेकन ट्रैप में, जैसे कि महाराष्ट्र रीजन में, गुजरात रीजन में। और इसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मींस ज्यादा से ज्यादा पानी ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इसके बाद बात करें तो हम लोग रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइनिंग इग्नियस रॉक, रेड ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन, येलो व्हेन हाइड्रेटेड। अच्छा, जो रेड और येलो सॉइल है वो इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, इग्नियस रॉक से क्रिस्टलाइन होने से, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने से फिर वही जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वही जो सॉइल होती है वो रेड और येलो सॉइल होती है। रेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन डिफ्यूजन होता है। रेड की बात नहीं, येलो इसलिए होता है क्योंकि ये जब रेड हाइड्रेटेड हो जाता है तो वही येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है रेड और येलो सॉइल की बात। इसके बाद देखिए तो कुछ और सॉइल है, जैसे लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब जो लेटराइट सॉइल है ये एक हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा रेनफॉल में ये पाई जाती है, इट फॉर्म्ड। ठीक है, और गुड फॉर टी, कॉफी एंड कैश्यू नट्स। अच्छा, ये अब जैसे कि सबके लिए के क्रॉप्स हैं, जैसे ब्लैक सॉइल के लिए कॉटन है, उसी हिसाब से लेटराइट सॉइल के लिए जो टी होते हैं, कॉफी और जो कैल्शियम नट्स होते हैं, उसकी खेती कहाँ होती है, उसकी खेती लेटराइट सॉइल में होती है। इसके बाद बात करें तो एरिड सॉइल की, सैंडी एंड सैलाइन, कैन बी कल्टिवेटेड विद प्रॉपर इरिगेशन। अच्छा, ये जो एरिड सॉइल होती है वो सैंडी होती है, मींस उसकी जो मिट्टी जैसे कुछ क्वालिटी होते हैं, और ये सलाइन भी होती है। अच्छा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, प्रॉपर इरिगेशन इसका करना पड़ता है। इसलिए इससे आप याद रख सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन मतलब कहाँ, राजस्थान में। तो इट इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। इट्स फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज, कोर्स ग्रेन ऑन अपर स्लोप्स। ये हिली एरिया में, माउंटेनियस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो लोमी और जो सिल्ट है वैलीज में वहां प्रेजेंट होते हैं। एंड कोर्स ग्रेन, एंड मींस कोर्स ग्रेन मींस इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। एंड इसके जो अपर स्लोप्स है, जो फॉरेस्ट सॉइल का जो अपर स्लोप्स है, यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स से छोटे छोटे कंकड़ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सॉइल एज अ रिसोर्स तो हो गया। अब इसके बाद तो अब सॉइल इरोजन भी हो रहा है और सॉइल कंजर्वेशन भी करना है। सबसे पहले तो जो इरोजन है वो यहाँ पे 2 इरोजन लिखा है, लेकिन आपके जो एग्जाम है उसमें 3 इरोजन आते हैं। पहला गुली इरोजन, दूसरा शीट इरोजन और तीसरा विंड इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, जब जो रनिंग वाटर है
वो एक डीप चैनल, एक मींस दो लाइन के बीच में, जैसे एक ये सॉइल की लाइन है, एक ये सॉइल की लाइन है, तो इसके बीच में जब एक डीप चैनल बना देते हैं तो ऐसी इरोजन को गुली इरोजन कहते हैं। और इसके देखने को मिलता है चंबल रवीन्स में। सीड इरोजन की बात करें तो टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ओवर अ लार्ज एरिया। जब एक जो जैसे ये सॉइल है, इसकी जो टॉप सॉइल है, टॉप शीट है, वो जब एक शीट की तरह ओवर लार्ज एरिया जब मीन्स इरोड हो जाती है, ऐसी इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं। विंड इरोजन की बात करें तो जब जो टॉप सॉइल रिमूवल हो जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ द विंड्स, ठीक है, दैट इज नोन एज विंड इरोजन। इसके बाद बात करें तो कंजर्वेशन मेथड्स। अब यहाँ पे ऐसे कुछ कंजर्वेशन मेथड्स भी हैं, जैसे काउंटर प्लगिंग, प्लगिंग अलोंग कंट्रोल लाइंस टू डिसेलरेट वाटर फ्लो। अब यहाँ पे हम लोग काउंटर लाइंस के अलोंग जब फ्लो कर देंगे तो इससे क्या होगा, वाटर का फ्लो रुक जाएगा, जो वाटर जो तेजी से जा रहा था उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो टेरेस फार्मिंग, स्टेप्स कट आउट ऑन स्लोप्स। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई माउंटेनियस रीजन है तो वहां पे हम लोग एक स्टेयर सीढ़ी टाइप के स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे जब सॉइल का रिमूवल होगा तो जब सॉइल का रिमूवल होगा तो यहाँ पे डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखें, और ये मेनली माउंटेनियस रीजन में होता है, जैसे कि हिमालयस रीजन में। इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो लीविंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन क्रॉप्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप्स बना दिया जाता है, दो जैसे कि यहाँ एक क्रॉप है, यहाँ एक क्रॉप है, तो इसके बीच में एक स्ट्रिप्स, ग्रास के स्ट्रिप्स जाती है, जो कि जब विंड इरोजन होता है तो विंड की स्पीड को ये कम कर देती है, ठीक है। ये क्रॉप्स यहाँ पे जैसे एक लाइन में क्रॉप्स ग्रो है, यहाँ पे एक लाइन में क्रॉप्स, बीच में जगह जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ग्रास ग्रो कर देंगे। और जो ग्रास ग्रो करेंगे ना, ये इसलिए करते हैं जिससे विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाए। शेल्टर बेल्ट्स की बात करें तो ये प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज, अब मींस क्रॉप्स है, इसके अलोंग हम लोग बड़े बड़े ट्रीज अगर ग्रो कर देंगे तो वो जो इफेक्ट है वाटर का भी, विंड का भी, उसको वो मींस इफेक्ट करेंगे, उसकी स्पीड लो कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए तो ये है हम लोग का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को फॉरेस्ट के बारे में और इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अब यहाँ पे डाइवर्सिटी तो सुना था, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, लेकिन जब यही वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और एंड फ्लोरा फौना की फिर देखनी है, मींस प्लांट और एनिमल की, ठीक है, प्लांट और एनिमल की। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। पहली स्पीसीज है रेयर स्पीसीज। Rare species are those species with small population that could move into endangered or vulnerable categories, that is known as the rare species. Means ऐसे स्पीसीज जो कि एक जिनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और वो मींस कुछ समय बाद अगर ऐसा चलता रहा तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में या फिर वनरेबल स्पीसीज में इनकी गिनती शुरू हो जाएगी, ये उसमें कैटेगराइज हो जाएंगे। ऐसे ही स्पीसीज को रेयर स्पीसीज कहते हैं। एग्जांपल देखें तो हिमालयन ब्राउन बियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पीसीज से क्वेश्चन मींस इस स्पीसीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम है कि आपका इस स्पीसीज से टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज की, इट्स फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज। ये एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, मींस एक एरिया के बाहर उनकी कोई पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर तो इट बी आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर्स, एग्जांपल, ठीक है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है,
एंड इट इज आइसोलेटेड बाय द नेचुरल बैरियर्स। इसका एग्जांपल देख लें तो जो अंडमान टील है और जो अरुणाचल में जो मिथुन है वो सब क्या है, वो सब एंडेमिक स्पीसीज है। जैसे कि जो अंडमान टील है वो बस अंडमान में पाई जाएगी, उसी हिसाब से जो मिथुन है वो अरुणाचल में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज की, इट नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये अब कितना भी कोशिश कर लो, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ये ऐसी स्पीसीज है जो अब नहीं आएंगे, अब वापस नहीं आएंगे। ये मीन्स अब इनकी एक भी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये खत्म हो चुके हैं, एकदम डिस्पॉज्ड हो चुके हैं पूरे अर्थ से। ठीक है, तो ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जैसे कि एशियाटिक चीताज जो है, पिंक हेडेड डक जो है, ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फैक्टर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी को, उनके नंबर को इफेक्ट कर रही है। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो कॉलोनियल पॉलिसीज है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश लोगों का जब कॉलोनियल रूल था, तो उस समय क्या था कि वो रेलवे लाइंस को बढ़ा दिए उन्होंने ऐसी फील्ड में जहाँ पे जो कैटल है वो ग्रेस करते थे, उस फील्ड में वो एग्रीकल्चर करवा दिए, इंडिगो की खेती करवा दिए, और फिर वो माइनिंग भी करवा दी उस जगह पे जहां पे वो कैटल रहते थे। तो इस हिसाब से वो अपना शेल्टर लूज कर दिए, उनको छोड़कर जाना पड़ा। तो ये भी एक एफेक्शन है कि वो कहीं से वॉश हो गए, डिग्रेड हो गए, मींस डिप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बिटवीन 1951 एंड 1980 over 26,000 square kilometer of forest area was converted to agricultural land। अब जो फ्लोरा एंड फौना है वो ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 1951 से 1980 में हुआ क्या कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया थी, फॉरेस्ट एरिया थी, उसको अब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ी, अब यहाँ पे हम लोग को अनाज मीन्स फूड ग्रेन ज्यादा चाहिए थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड को ही अब कन्वर्ट करना, उस पे ही खेती करना शुरू कर दिया। इसके बाद बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पिछले साल 2025 में जो बोर्ड हुआ था 24-25 में, उसमें एक क्वेश्चन सीधा ही आया था, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। 3 नंबर में आया था ये शायद। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जूमिंग भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एक्चुअली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है, जैसे कि कोई एक लैंड है, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, सबसे पहले वहां पे आग लगा देते हैं पूरे में, मींस फायरिंग, आग लगा देते हैं, तो जो पूरा जो फॉरेस्ट है वो एक क्लियर हो जाता है। तो उसकी जो ऐश होती है, उसको जो ऐश होती है, जो मतलब जलने के बाद जो ऐश निकलती है, उसको उसके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी थोड़ी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर वहां पे कुछ समय बाद वो क्रॉपिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, वो कल्टीवेशन करते हैं और फिर वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। कुछ क्रॉप्स उगाने के बाद जब उनको लगता है कि इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो वहां से वो शिफ्ट हो जाते हैं जी। इस बार मींस ये पहले नोमैडिक पीपल जो मतलब इधर उधर टहलते थे, वो सब ये ज्यादा करते थे। ये पहले के टाइम की बात है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक जगह का कल्टीवेशन नहीं है, जब उसका फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो वो दूसरी जगह दूसरे लैंड पे चले जाते हैं। तो ये भी कॉज है कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जब ज्यादा प्रैक्टिस होने लगा नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, तब क्या हुआ, जो फॉरेस्ट लैंड था उसी को तो वो कन्वर्ट करते थे। फिर जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी, वहां से चले जाते थे। तो इससे जो फॉरेस्ट, जो फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी, इससे भी इफेक्ट हुई। फिर देखें तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, सबमर्ज्ड 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे सब फॉरेस्ट की जमीन पे सब होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो बड़े डेवलपमेंट हैं, बड़े डेवलपमेंट जैसे कि जो यहाँ पे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो था, इसमें क्या हुआ कि जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है फॉरेस्ट से ले ली गई, इस प्रोजेक्ट में लगा दी गई। यहाँ पे लिखा है ना 40,000 हेक्टेयर्स की जमीन फॉरेस्ट के यहाँ पे यूज की गई। फिर माइनिंग की बात करें तो एक्टिविटीज लाइक द बक्सा टाइगर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल आर थ्रेटन्ड बाय डोलोमाइट माइनिंग।
अब जैसे कि हम लोग एक माइनिंग मतलब क्या करना, किसी भी एक जमीन के अंदर खुदाई करना, वहां पे अगर कोई रिसोर्स प्रेजेंट है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, इसी को माइनिंग कहते हैं। तो जैसे कि माइनिंग जो हुई जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व्स में वेस्ट बंगाल में, इससे क्या हुआ, डोलोमाइट माइनिंग मींस एक माइनिंग के लिए, ठीक है, माइनिंग के लिए स्पीसीज की, ये स्पीसीज की नंबर वहां पे घट गई। क्योंकि देखिए पहले जो इसलिए भी घट गई क्योंकि जो फौना थे उनके मींस, पहले तो फ्लोरा प्लांट्स हो गए, फौना एनिमल्स हो गए। तो फ्लोरा प्लांट्स को पहले मेडिसिन आयुर्वेद यूज किया जाता, तो उसमें वो यूज होते थे। एनिमल की बात करें तो एनिमल में उनके जो स्किन है, उनके टीथ हैं, उसको वो लेते थे, उसको ट्रेड करते थे, उससे उनको पैसा भी मिलता था। तो इस वजह से भी यहाँ पे हंटिंग बढ़ती जा रही थी। तो ये सब भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। अब जो कंजर्वेशन है ये अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल को बचाने का है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा यहाँ पे उसी को वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में। इसमें क्या था, इट इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। अब इसमें क्या हुआ, जो ऐसे हैबिटेट जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है या फिर कम है आप कह सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई गई। फिर उसको इम्प्लीमेंट मींस प्रोटेक्ट हैबिटेट्स को, ऐसे स्पीशीज जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, ऐसा लागू कर दिया गया कि उसको वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। और ये भी एन ऑल इंडिया लिस्ट, पूरे इंडिया में जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज है मींस ऐसे स्पीशीज, वही मैंने बताया जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो लिस्ट पब्लिश की जाएगी। अब इसी में एक है प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर में पूछ लेता है सीधा सीधा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था। तो आपको बता देना है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च इन 1973, और ये नाम से क्लियर हो रहा है टाइगर से रिलेटेड है, तो इट लॉन्च इन 1973 एंड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग टाइगर पॉपुलेशन, मींस जो डिक्लाइनिंग टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। तो नोटेबल रिजर्व्स, अब यहाँ पे कुछ रिजर्व्स और भी हैं, जैसे कि कॉर्बेट उत्तराखंड में, इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, बट फिर भी अगर पूछ लिया कि कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है तो उत्तराखंड में, सर इसका रिजर्व्स कहाँ है तो राजस्थान में, मानस कहाँ है तो असम में, ठीक है। ये सब कुछ नाम है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूनिक, जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं वही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप्स और फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसको देखें। तो in India, much of the forest and wildlife resource are owned, managed by the government through the forest department. इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, गवर्नमेंट उसको ओन करती है, और थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। तीन तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे लिखा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मींस आधे से ज्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसमें आ गए हैं, अब रिजर्व फॉरेस्ट में आ गए हैं। और इट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती, यहाँ पे बस स्पीसीज रहते हैं, ठीक है। इसके अगल बगल अप टू एक स्पेसिफिक एरिया के एबव या फिर उसके आसपास कोई यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट ओन करती है, एंड इट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, एंड इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर फर्दर डिप्लीशन, मींस आगे उनकी स्पीसीज खत्म ना हो जाए उसके लिए प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 1/3 है टोटल फॉरेस्ट लैंड का, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज इवॉल्व है। फिर बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, तो अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड, अब जो इन दोनों को छोड़ के जो फॉरेस्ट बसते हैं वो भी, और कुछ जो वेस्ट लैंड है वो गवर्नमेंट भी ओन करती है और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ओन करते हैं।
इसके बाद बात करें तो कुछ नोट है यहाँ कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स। जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनको परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स भी कह दिया गया है। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। अब जब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जब मिला देते हैं तो यही क्या बनते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बनते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया कि जो रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट। तो अब यही दोनों जब मिला देते हैं ये दोनों, तब ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा इस समय परमानेंट फॉरेस्ट है जो कि अप्रोक्स 75% है। ठीक है, इसके बाद देखें तो अब है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। मींस लोकल कम्युनिटीज इन इंडिया हैव ऑफन प्लेड अ मेजर रोल इन कंजर्वेशन, समटाइम्स इवन मोर इफेक्टिवली देन द गवर्नमेंट। कुछ समय पे ऐसा भी हुआ है कि जो लोकल पीपल है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा अलर्ट हैं अपने पॉपुलेशन, अपनी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। जैसे कि बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो विलेजर्स फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे आज सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वहां पे सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट है वो माइनिंग करवाने वाली थी, लेकिन जो वहां के विलेजर्स लोग हैं, वहां के जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गवर्नमेंट पे ही उसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसा हुआ भी नहीं। जब इतना मींस अपोजिशन देखा गया, इतना अगेंस्ट देखा गया, तो फिर वहां पे क्या बनाया गया, वहां पे सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसके बाद देखें तो भैरन देव डाको सेंचुरी, यहाँ पे इन अलवर राजस्थान 5 villages declared 1200 hectares of forest as a sanctuary with their own set of rules। अब लोकल पीपल अपने से क्या किए, अपनी जमीन को दान करके, कुर्बान करके 1200 हेक्टेयर्स की जमीन को वो एक सेंचुरी बना दिए, जिसमें अब जो डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा फौना है, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, फिर चिपकू मूवमेंट जो सब जानते हैं, जैसे कि फेमस मूवमेंट इन द हिमालयाज दैट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन, प्रमोटेड कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। चिपकू मूवमेंट में पता ही है, जो ब्रिटिशर्स की मींस एक फॉरेस्ट था, उसको जब वहां पे पेड़ काटने लगे थे, तो वहां पे जो लोग हैं वो पेड़ से चिपक जाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर पेड़ से उससे पहले मुझे काटो, हम लोग को काटो। तो फिर ये चिपकू मूवमेंट का ये था, और ये एक्चुअली हिमालयन रीजन में हुआ था, और ये सक्सेसफुली हुआ था, और ये डिफॉरेस्टेशन को हटा देने का प्रोसेस था, और ये इट प्रमोटेड द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके बाद देखें तो इसके बाद है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में यहाँ पे 2 पॉइंट है। बीज बचाओ आंदोलन है, जैसे कि फार्मर्स इन तहरी शोड दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल। बीज बचाओ आंदोलन में क्या था, जो फार्मर्स थे वो ये बताए, उन्होंने ये बताया कि जो तहरी में, वो जो तहरी रीजन में जो फार्मर्स थे, उन्होंने ये बताया कि जो एडिक्वेट लेवल की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो सकता है, कोई हम लोग को सिंथेटिक केमिकल, वो नेचुरल भी हो सकता है, जो नॉर्मल सीड है उससे हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ सिंथेटिक केमिकल्स की यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखें अगर हम लोग, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इट स्टार्टेड इन ओडिशा 1988। ये कहाँ हुआ था, ओडिशा में स्टार्ट हुआ था 1988 में, एंड इट इवॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें लोकल कम्युनिटीज भी आई, इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज एक साथ बैठती है मैनेजमेंट में, और इट रिस्टोरेशन, जो ऐसे फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहे थे उनको बचाने के लिए इन्होंने सोचा। इन रिटर्न दे गेट इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें था कि लोग अपने अपने जो फ्लोरा फौना है, अपने जो उनके आसपास जो प्रेजेंट है, उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बदले में उनको कुछ रिसोर्स यूज करने का ऑफर मिलेगा। इससे 2 फायदा था, एक तो यहाँ पे वहां के वाइल्ड लाइफ भी, वहां के जो फ्लोरा फौना है वो प्रोटेक्टेड होते थे, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते थे वहां के लोग, हंटर माइनिंग जो भी, तो उससे बचाते थे उसको, और फिर उनको रिटर्न की मतलब वो नॉन कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ रिसोर्स उस फॉरेस्ट के यूज कर सकते हैं। तो ये था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद बात करें
कुछ यहाँ पे टी टेक अवेज है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, जैसे सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप वेयर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल। जैसे कि ये क्या है, ये एक तो अपना एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि मेरे लिए जैसे कि हम लोग में जो पीपल है, तुलसी है, तो इन सब की जो पूजा होती है उसी हिसाब से हर रिलीजन्स में अपने अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जैसे कि जो मुंडास थे, जो ट्राइबल्स और मुंडास और संथल्स जो पीपल थे, वो महुआ पेड़ का वर्शिप पूजा करते थे, वो उसको अच्छा मानते थे, उसकी उसकी प्रोटेक्शन करते थे, वो कहीं कटने नहीं देते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। एंड कडम्बा ट्रीज, महुआ और कडम्बा ट्रीज के लोग प्रोटेक्शन करते थे, ये होते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ द नेचर वर्शिप। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली लिंक टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपका कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म होगा, ठीक है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी वो खत्म होगा, तो यहाँ पे जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी खत्म होगा। जैसे कि इंडिजिनियस कम्युनिटी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर एवरीथिंग। जैसे कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड है हर चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती के बारे में बात करनी है, यहाँ पे जो फार्मिंग के बारे में बात करनी है। फार्मिंग क्या है? तो एग्रीकल्चर की डिफिनीशन ये होती है, द प्रोडक्शन, द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फार्मिंग अलग है, मींस एग्रीकल्चर में दोनों आते हैं, लाइफ स्टॉक को रियर करना भी आता है और क्रॉप्स के कल्टीवेशन भी आते हैं। जैसे पहला हम लोग टर्म देखें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। इंडियाज डाइवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट लीड्स टू डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स। अब इंडिया को जो डाइवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें अब डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम लाया जाता है। जैसे कि इंडिया के जो इतना डाइवर्स इन्वायरमेंट है, अब इससे क्या रिजल्ट होता है कि यहाँ पे हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स हैं। जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद नेचुरल फर्टिलिटी एंड प्रिमिटिव टूल्स, डिपेंड्स इंटायरली ऑन मॉनसून। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे एक स्मॉल स्केल पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये मतलब ज्यादातर ये फैमिली के लिए होता है, जो फार्मर्स ग्रो करते हैं वो अपने अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसको स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में इसको ग्रो करते हैं विथ नेचुरल फर्टिलिटी, और जो पुराने टूल्स हैं, यहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज करती है, और ये जो पूरे डिपेंड होते हैं ये पूरे नेचर पे डिपेंड होती है, ये मॉनसून पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो भाई जो मैंने बताया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहते हैं, हर जगह इसका अलग अलग नाम है। मैक्सिको में फिर अलग अलग जगह में इसका जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उसको अलग अलग कहते हैं। इसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखिए तो प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, it is labor intensive and uses high doses of biochemical inputs and irrigation for higher production. Intensive subsistence farming है, ये लैंड पे मीन्स एक लार्ज एरिया ही लैंड होती है इसकी, और इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इसमें लेबर यूज होते हैं, इट इज लेबर इंटेंसिव एंड इट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सके। उस जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस होता है पर ईयर, उसकी नंबर को ये बढ़ा सके, ठीक है। दैट इज फॉर दैट फार्मिंग इज नोन एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए आगे तो commercial farming main characteristic is the use of higher doses of modern inputs, HIV, seeds, chemical fertilizers, insecticides. जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके नाम से ही क्लियर होता है, एक ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है, और यहाँ पे मेन पता है मेन ये प्रॉफिट का है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में सेल करने का यहाँ पे मेन एम होता है कॉमर्शियल फार्मिंग का। कॉमर्शियल फार्मिंग में हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि HIV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV, ठीक है, आ गया HYV सीड्स। कुछ यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स सबका यूज होता है। इसके एग्जांपल देखे तो प्लांटेशन, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्जर एरिया, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, ये सब एक लार्ज एरिया में ग्रोन होते हैं। इसमें HIV सीड्स जो हाई वैरायटी
हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, इन सब का यूज करते हैं ये। इसके बाद देखें तो अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो इंडिया हैज 3 डिस्टिंक्ट क्रॉपिंग सीजन्स, जैसे पहला रबी, खरीफ, जायद। रबी का रिलेशन जो है वो सन से है, यहाँ पे सूर्य से, तो इसका जो सोन है वो विंटर में होता है, अक्टूबर दिसंबर के मंथ में, और जो हार्वेस्टिंग होता है वो समर में होता है, अप्रैल जून में। एग्जाम्पल देख ले तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब कुछ एग्जाम्पल याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे कि 4 दे देगा वो पूछेगा, या फिर इसका दे देगा पूछेगा ये कौन सी क्रॉप्स है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन रबी, खरीफ, जायद और नन ऑफ दीज रहेगा, तो वैसे आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ये वंस ऑनसेट ऑफ मानसून में सोन होता है और इट इज हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। इसके जो क्रॉप्स है वो राइस है, मेज, जोअर, बाजरा, कॉटन, जूट, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, खरीफ के। अभी भी कह रहे हैं एग्जाम्पल इसका याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जायद का देखिए तो इन बिटवीन ये ग्रोन होता है 2 से 3 महीने में, वही खरीफ और रबी की जो डिफरेंस होता है उसमें समर मंथ्स में हार्वेस्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो तो वाटरमेलन, कुकुम्बर और फोडर क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद देखें तो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, जैसे कि पहला है ग्रेन्स, अनाज जो होते हैं, तो इसमें है राइस। राइस इज स्टेपल फूड क्रॉप्स, ये स्टेबल फूड क्रॉप्स है, ऑल ओवर इंडिया ये ग्रोन होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चाहिए, एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, दैट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। तो इसका हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और अप टू 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी इसको एनुअली चाहिए। किसको, राइस को। राइस का ये कंडीशन है ग्रोइंग का। तो इसके बाद देखें तो वीट है। वीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाज ग्रेन्स है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, इसको थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन एट राइपनिंग। जब ये राइप हो जाता है, ठीक है, तो इसमें इसको एक थोड़ी बहुत धूप भी चाहिए होती है, और इसका रेनफॉल देखें तो 50 to 75 सेंटीमीटर के रेनफॉल एनुअली चाहिए। मिलेट्स की बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी ये सब किसमें आते हैं, इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत देता है। इन द फ्यूचर कोर्स ग्रेन को एक बहुत ही बेस्ट ग्रेन माना गया है, फ्यूचर ग्रेन माना गया है, क्योंकि ये कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए, कोई ज्यादा वैसा टेम्परेचर नहीं है, कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं, तो इसको फिर फ्यूचर ग्रेन की तरह कोर्स ग्रेन को देखा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद देखें तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब ग्रेन्स के अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि शुगर केन। शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, मींस कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, जैसे कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए शुगर केन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें तो ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोडक्शन कर रहा है इस समय, ठीक है, बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर है, बढ़िया प्रोड्यूसिंग ये उसकी कर रहा है, जैसे कि ग्राउंड नट जो खरीफ क्रॉप्स है, और मस्टर्ड जो कि रबी क्रॉप्स है, ये सब ऑयल सीड्स में आते हैं। फिर टी और कॉफी की बात करें तो इट प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी को वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, कि यहाँ पे पानी बहुत आसानी से होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एंड इट फ्रीक्वेंट शोअर्स। कॉफी की बात करें तो ये अरेबिका वैरायटी की है, और इट इज फेमस इन द नीलगिरीज, वही नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। तो टी एंड कॉफी में हम लोगों ने पढ़ा ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी को वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए और फ्रीक्वेंट शोअर्स चाहिए। कॉफी की बात करें तो इट इज फेमस इन द नीलगिरीज, और ये लगभग दोनों का जो क्लाइमेट है, दोनों को जो क्लाइमेट चाहिए वो लगभग कंडीशन सेम है। नॉन फूड क्रॉप्स देखें, अब जो
एडिबल नहीं है, वो है रबर है, फाइबर क्रॉप्स है। रबर की बात करें, इक्विलेटरल क्रॉप बट ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये इक्विलेटरल क्रॉप्स है लेकिन ये ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रोन होते हैं। इट रिक्वायर मोस्ट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ज्यादा इसको थोड़ा सा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, किसको, रबर को, और इसको रेनफॉल चाहिए अप टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बात करें फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन, जैसे कि हम लोग ने बताया ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल जो होती है वहां पे ये बेस्ट ग्रोन होता है, एंड जूट जिसको गोल्डन फाइबर भी जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, मेजर क्रॉप्स की। इसके बाद देखें तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अब नए नए तरीके, नए नए टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रही है, जिससे जो कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। जैसे कि टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स देखें, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया नहीं था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन उसके पहले इंडिया इंडिया जो था वो इंपोर्टर था। किसका इंपोर्टर था, व्हीट और राइस का इंपोर्टर था, मींस अब इंडिया को खरीदना पड़ता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया एक्सपोर्टर बन गया, किसका, व्हीट और राइस का। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फोकस व्हीट और राइस पे ही था। इट यूजेस HYV सीड्स, यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज किया गया और मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, अब यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एंड थर्ड वन देखें तो इट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन फार्म मशीनरीज। ठीक है, इट मींस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स भी यहाँ पे, जैसे कि स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे मींस कम वाटर में भी, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर में भी क्या हो, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर में भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, एंड फार्म मशीनरीज, उससे रिलेटेड कुछ मशीनरीज डेवलप किए गए। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इसके बाद इसी में देखें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स तो हो गए, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स देखा जाए तो कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लैंड का कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन होने लगा। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, KCC सबको मिल गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS मींस इंश्योरेंस होता है ना, कि मतलब यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें गवर्नमेंट इंश्योरेंस देगी, कुछ आपको मतलब आपका जो इलाज करवाने का जो पैसा है वो सब गवर्नमेंट देखेगी। तो ये सब है PAIS के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेशन एंड मिडिल। अब एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, कुछ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट कुछ समय पहले गवर्नमेंट क्या करती है, शुरू में ही एनुअली में कुछ क्रॉप्स के लिए वो दाम फिक्स कर देती है कि इतने किलो या फिर इतने क्विंटल के हिसाब से हम आप फार्मर को कह देती है हम आपसे खरीदेंगे। ठीक, तो जो गवर्नमेंट, जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं, फिर गवर्नमेंट को वो सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट उसका जो हाई रेट लगाती है, जो प्राइस होता है, दैट प्राइस नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर वो जो क्रॉप्स हाई रेट पे खरीदी है उसको लोअर रेट पे वो सेल कर देती है। इसके बाद देखें तो भूडन एंड ग्रामडन, इट मींस कि इट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब कुछ बात हो गई किसकी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इसके बाद जो हम लोग ने उसमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था उसका यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे अगर हम लोग कुछ मींस इम्पैक्ट देखें, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया फार्मर्स फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम डेवलप्ड नेशन ड्यू टू हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोस कंट्रीज। अब चैलेंज ये हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि पूरी कंट्री इंटरकनेक्टेड हो गई, तो इसमें हुआ क्या, जो मीन जो डेवलप्ड कंट्री है वो HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रही थी, तो जिसके कारण जो अपना जो इंडिया है वो उतना डेवलप तो है नहीं अभी, मीन्स जापान वापान तो बहुत डेवलप्ड है,
बट इंडिया अपना उतना डेवलप नहीं है, फिर भी डेवलप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सीड्स, नॉर्मल सीड्स यूज करते थे, नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज करते थे, मैनुअली सब होता था। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन में जब ये देखा गया कि जो अदर कंट्रीज है वहां पे मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे फार्मर्स का, इंडियन फार्मर्स का यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, इंडियन फार्मर्स का यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, इसके बाद देखें तो शिफ्ट, देयर इज द ग्रोइंग प्ली फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग practiced without factory made chemicals and genetic engineering to create high yielding pest resistant variety। अब यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो उठ पड़ी कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, मींस यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी होंगे, जितने भी केमिकल्स यूज होंगे, वो फैक्ट्री मेड नहीं होंगे, सब यहाँ पे ऑर्गेनिक होगा। एंड यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आप क्लास 9th में साइंस में पढ़े होंगे, वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट वाला चैप्टर जो था, उसमें ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इससे क्या हुआ, H5 सीड्स का प्रोडक्शन हुआ एंड इट इज पेस्ट रेजिस्टेंस, मींस यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन की, तो जो फार्मर्स आर इनकरेज टू शिफ्ट फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, टू इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि जो फार्मर्स थे वो सीरियल्स को ग्रो करना छोड़कर वो कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स पे आ जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, जो कि मार्केट में जिनकी वैल्यू हाई है, ताकि उनकी इनकम भी बढ़ जाए और इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी कम हो जाए। तो ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात देखें, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैप आइटम्स की बात है। बोर्ड फेवरेट्स मतलब हर बार एग्जाम में आना है। मेजर राइस स्टेट आ सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, याद रखना है। मेजर वीट स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन में उत्तर प्रदेश, टी में असम है, कॉफी में कर्नाटक है, रबर में केरला है, कॉटन में महाराष्ट्र गुजरात है, जूट में वेस्ट बंगाल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात हो गई एग्रीकल्चर की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर रिसोर्स की। तो वाटर दैट इज, अब हमने लैंड और सॉइल के फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली, अब वाटर की बात करें तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अवेलेबिलिटी बात करें तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन इज फ्रेश वाटर। हमारे अर्थ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत है बट फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम है। इट इज रिन्यूएबल, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम है। इसके बाद बात करें तो द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर व्हिच इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अच्छा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या हुआ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जो फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर रिन्यू होता रहता है इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। द मिथ ऑफ एबुडेंस, even though water is renewable we face water scarcity due to over exploitation and pollution। ये बहुत एक मिथ है, बात है और सच्ची बात है कि हमारे वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हम वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं क्योंकि उसका हम ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और पॉल्यूशन और बढ़ गया है। वाटर पॉल्यूशन मींस इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग सीधा वाटर में उसको डाल देते हैं, उसको सप्लाई सीधा कहाँ करते हैं, वाटर में, रिवर में, या वाटर साइकिल देख सकते हैं। वाटर साइकिल में सबसे पहले इवापोरेशन हुआ, सबसे पहले कलेक्शन हुआ, फिर इवापोरेशन, फिर इसी से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन। ये क्या है, वाटर साइकिल, ठीक है। इसके बाद देखें तो वाटर रिसोर्स में है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वाटर स्कैर्सिटी क्या है, स्कैर्सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट लो रेनफॉल, इट इज ऑफन मैन मेड। स्कैर्सिटी लो रेनफॉल की वजह से नहीं है, ये हम लोग ने बनाया है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम, हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं।
कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी देखे तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, लार्ज पॉपुलेशन लीडिंग टू ग्रेटर डिमांड फॉर फूड एंड डोमेस्टिक यूज। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि अब जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको ज्यादा से ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक यूज के लिए उस वाटर को फूड के यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यूज ऑफ ट्यूबवेल्स फॉर ड्राई सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी एक कॉज है कि यहाँ पे ड्राई सीजन में के लिए हम लोग ट्यूबवेल्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो जिससे ग्राउंड वाटर भी यूज कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, लोअरिंग वाटर टेबल, जो डिक्लाइनिंग है वो यहाँ पे वाटर, जैसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू कर देंगे, अगर ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू कर देंगे तो ग्राउंड वाटर यूज करना अगर शुरू करेंगे हम लोग, तो अब जैसे जैसे ड्राई सीजन में पानी की कमी हो रही है तो उससे हम लोग वही ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि उसका लेवल है वो धीरे धीरे डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी कंजप्शन ऑफ वाटर एंड पावर। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि डैम्स, हाइड्रोलिटिक डैम्स बनाए जा रहे हैं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें भी वाटर का हैवी कंजप्शन है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ हाउसिंग सोसाइटीज हैविंग देयर ओन पंपिंग डिवाइसेस। अब जब अर्बन सेंटर्स बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बन सेंटर से, हाउसिंग सोसाइटी से, वो उनके पास अपनी खुद की पंपिंग डिवाइस हो गई है, मतलब एक सोसाइटी में खुद की पंपिंग डिवाइस हो गई है, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पंप कर रहे हैं, वाटर को पंप कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को पंप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें अगर तो बैड क्वालिटी, वाटर में भी अवेलेबल बट पॉल्यूटेड बाई, वाटर अवेलेबल है लेकिन इट इज पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड। वाटर अवेलेबल है लेकिन वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल से, फर्टिलाइजर से, दैट वुड बी पॉल्यूटेड। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट की बात कर ले अगर हम लोग, तो ट्रेडिशनली वी विल डैम्स टू impound रिवर वाटर फॉर इरिगेशन, टुडे दे आर मल्टीपर्पज। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग डैम्स बढ़ाते थे, डैम्स बनाते थे ताकि हम रिवर वाटर को क्या कर सके, इंपाउंड कर सके इरिगेशन के लिए, लेकिन आज उसका मल्टीपर्पज यूज है। जैसे कि यूज देखें तो इरिगेशन में है, डैम्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, फ्लड कंट्रोल में है, फिश ब्रीडिंग में भी है और रिक्रिएशन में भी है। तो ये सब डैम्स के यूजेस हैं। जवाहरलाल नेहरू कोट, he called dams the temples of modern India because the integrated agriculture with industrial growth। जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये पॉइंट याद रखना है, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या करे, वो उन्होंने बोला कि जो डैम्स हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। टेम्पल्स क्यों है, मंदिर क्यों है भैया, वो बोलते हैं कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, मीन्स लगभग डिपेंडेंट है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ जो डैम है वो एग्रीकल्चर में भी मदद कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी मदद कर रहे हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेज, अपोजिशन भी देखें तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, जैसे कि रेगुलेटिंग रिवर्स अफेक्ट नेचुरल फ्लो एंड सेडिमेंट। अब जैसे कि हम लोग, जैसे कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है तो वहां पे हम लोग बैरियर्स लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, तो वाटर का जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो रुक जाएगा, तो यहाँ पे सिल्ट डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे कि जो वहां की सॉइल है वो पुअर हो जाएंगी और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट देखें तो लोकल कम्युनिटीज लॉस देयर लैंड एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नर्मदा बच्चा आंदोलन, 2 मिनट, नर्मदा बच्चा आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन में क्या हुआ, मींस इसमें क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अपने लैंड, उनको अपने लैंड को, लाइवलीहुड्स को यहाँ पे लूज करना पड़ा।
इंटर स्टेट डिस्प्यूट देखे तो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर शेयरिंग वाटर। अब यहाँ पे मींस स्टेट्स के अमंग भी यहाँ पे लड़ाई है कि वाटर शेयरिंग के लिए, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। एज अ वायलेबल अल्टरनेटिव टू बिग डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब बिग डैम से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रीजनल मेथड्स इन इंडिया, सबसे पहले इसमें करते क्या है बताएं कि एक कुछ वो बना लेते हैं, यू कैन से ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे पिट बना लेते हैं हम लोग, एक हॉलो टाइप की लैंड वो कर लेते हैं जिसमें जब रेन होती है तो रेन वाटर वहां पे कलेक्ट हो जाता है। फिर वहां से हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए एग्रीकल्चर में उसका यूज रेन वाटर का यूज कर लेते हैं, जिससे हम लोग को जो वाटर का यूज है वो कम होता है। ठीक है, वाटर का यूज कम हो जाता है। जैसे कि देखें तो रीजनल मेथड्स है schools, diversion channels built in the western Himalayas for agriculture। यहाँ पे बताया ना कि चैनल वेस्टर्न हिमालयाज में एक चैनल बना दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इट इज कॉमन इन राजस्थान टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कहते हैं ना 2-3 रेन के बाद जो वाटर है वो बहुत प्योर होता है, तो उस हिसाब से कि जो रेन वाटर है वो अब यहाँ पे प्योर हो जाता है, तो वो अपने रूफ टॉप, ठीक है, जो यहाँ पे रूफ टॉप यहाँ पे ये उसी रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। राजस्थान में वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम आज भी है। खाद्य जोहर्स देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। जैसे कि जो खादिन्स और जोहार्स हैं इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स को अब रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जैसे कि जैसलमेर और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें रेन फेड मींस जो रेन की जो वाटर है उसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है इसी एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट करके। टैंकर्स देखें तो अंडरग्राउंड टैंक्स इन राजस्थान, अब यहाँ पे कुछ टैंक्स भी बना दिए गए हैं राजस्थान में, जैसे कि बीकानेर पहाड़ी। सम आर एज लार्ज एज अ बिग रूम, कुछ इतने बड़े टैंक हो गए हैं कि मींस कुछ इतने बड़े टैंक हैं कि वो रिच हैं। रिच मतलब रिच इन द सेंस, रिच इन द सेंस के मतलब वो रिच इन द सेंस के मतलब जो टैंकर्स हैं वो एक टैंक्स बना दिए गए हैं उसी वाटर को स्टोर करने के लिए, और वो एज बिग हैं एज द बिग रूम, जैसे कि एक रूम के शेप में उस रूम के एरिया के लगभग ये क्या है, ये बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, इसके बाद देखें तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में देखिए तो 200-year old system used in Meghalaya to tap stream water using bamboo pipes। बैम्बू पाइप्स का एक 200 साल पुराना 200 साल पुराना एक तरीका है मेघालय में। उसमें क्या करते हैं, बैम्बू पाइप्स का यूज करके उसी वाटर को टैप स्ट्रीम वाटर को ही यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें, Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all houses across the state. Defaulters are punished by law। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग थी, वो हर जगह कंपलसरी हो गया, हर घर में वो होना चाहिए। जिसके घर में नहीं होगा उसको लॉ के अकॉर्डिंग उसको सजा तो मिलेगी, वो पनिश तो होगा। इसके बाद कुछ की प्रोजेक्ट्स देखें मेफर के लिए तो फटाफट से देखते हैं। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे है जम्मू कश्मीर में। भाखरा नंगल सतलज बीस रिवर पे है पंजाब और हिमाचल के। तहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल रिवर में है राजस्थान में। और जो सरदार सरोवर
रिवर है वो गुजरात में है। ठीक, इसके बाद देखें तो हीराकुंड जो है वो महानदी रिवर पे उड़ीसा में है। नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश पे है। तो तुंगभद्रा देखे तो ये तुंगभद्रा रिवर पे है, कर्नाटक में है। तो ये सब कुछ की जिससे मैप वर्क आ सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का मिनरल एंड एनर्जी। मिनरल एनर्जी में टू टॉपिक्स है, मिनरल्स और एनर्जी। मिनरल्स की बात करें तो अब मिनरल्स इज द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ definable internal structure. They are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest. अब मिनरल्स जो है वो नेचुरली, मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल होता है। दे आर फाउंड इन द वेरिड फॉर्म, वो बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर एज हार्ड एज डायमंड, डायमंड द हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट टैल्क। ठीक है, इसके बाद देखिए तो अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूजली, जो मिनरल्स जो नेचुरली फाउंड होते हैं वो यूजली ये ओर्स के फॉर्म में फाउंड होते हैं। ठीक है, ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द वे दे अकर डिपेंड्स ऑन द रॉक टाइप। ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं ये रॉक टाइप में होते हैं, जैसे कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फाउंड इन क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वीन्स एंड लार्जर वंस आर कॉल्ड लूट्स। अब इसमें क्या है, जो मेजर मिनरल्स तो हैं, जो मेजर मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। जो मिनरल्स है जो हम लोग करते हैं वो ओर्स के में प्रेजेंट होते हैं, ओर्स के फॉर्म में। और द वे दे अकर डिपेंड्स ऑन द रॉक टाइप। वो किस वे में प्रेजेंट होंगे, किस टाइप में प्रेजेंट होंगे, वो उनके रॉक टाइप पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो इट फाउंड इन क्रैक्स, सर्विसेज, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। ये क्रैक्स में प्रेजेंट होते हैं, सर्विस, क्रीविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स के बीच में ये सब प्रेजेंट होते हैं। इट इज स्मॉलर अकरेंस, अगर इनका स्मॉलर अकरेंस है तो उसको वीन्स कहते हैं, लार्जर अकरेंस है तो उसको लोड्स कहते हैं, जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक। ठीक है, उसकी ये लोग किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इनके रॉक टाइप पे प्रेजेंट होता है, रॉक टाइप से पता लगाता है। रॉक देखें तो अकर इन बेड्स और लेयर्स ड्यू टू डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन। डिपोजिशन से जब बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो एक बेड, एक लेयर बन जाती है। तो ये तभी होता है इन अकर्स इन बेड्स और लेयर्स ड्यू टू डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन। जब एक्युमुलेशन डिपोजिशन होता है तो एक बेड, एक लेयर हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक वहीं से पाया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए तो कोल, आयरन और जिप्सम है। Decomposition of surface rocks देखें तो leaving a residual mass of water and material containing ores। अब इसमें क्या है, जो एक रेसिडुअल मास को छोड़ना, वेदर्ड मटेरियल के एक रेसिडुअल मास को छोड़ देना जो कि ओर्स को कंटेन करता है, उसी को बॉक्साइट कहते हैं। मतलब एक वेदर्ड मटेरियल, एक मटेरियल जिससे रेसिडुअल मास उसके ओर से जब छूट जाता है तो उसी को वही फॉर्मेशन किसका होता है, बॉक्साइट जैसे मिनरल्स का। एलुवियल डिपॉजिट देखें, इसको प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं, फाउंड इन सैंड्स ऑफ वैलीज फ्लोर्स। ये वैलीज फ्लोर्स के सैंड्स में और बेस ऑफ हिल्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल गोल्ड, एलुवियल, प्लैटिनम है। इसके बाद ओशियन वाटर की बात करें तो मोस्ट आर टू डिफ्यूज्ड बट कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन आर डिराइव्ड फ्रॉम हियर। ओशियन वाटर से पता है ये कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन जैसे मिनरल्स डिराइव्ड होते हैं। इसके बाद मिनरल का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स की बात है। तो मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। फेरस में जो आयरन को कंटेन करते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीज, निकल। और इसमें देखा जाए तो माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में आयरन होते हैं। अब नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर, लेड, टिन, बक्साइट जिसमें आयरन नहीं होते, ये सिर्फ मेटेलिक होते हैं। प्रीशियस जो होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये भी मेटल्स में आते हैं, उधर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखें तो मेजर मिनरल्स इन इंडिया। आयरन ओर, द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी, 70% आयरन कंटेंट। अच्छा, जो आयरन ओर है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत ही आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये बैकबोन है। बैकबोन इन द सेंस कि
हर चीज आयरन ओर से बनी है, मीन्स कि मैग्नेटाइट जो है वो इसकी फाइनेस्ट क्वालिटी है जिसमें 70% आयरन पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट बेल्ट देख लें तो उड़ीसा झारखंड में है, दुर्ग बस्तर है, फिर चंद्रापुर में है, बालरी चित्रदुर्गा है, और ये चिकामंगलुरु है, तुमाकुरु है, महाराष्ट्र और गोवा है। ठीक, मैग्नीज की बात करें तो इट इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील और फेरोमैग्नीज अलॉयज। फेरोमैग्नीज अलॉयज को बनाने के लिए और स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए ही मैग्नीज का यूज होता है। कॉपर की बात करें तो इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया जो है तो थोड़ा दिक्कत तो होती ही है, और इट इज डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर। ठीक, अगर इसके की माइंस देखें तो बालाघाट जो कि एमपी में है, खेतरी जो कि राजस्थान में है, सिंहभूम जो कि झारखंड में है। इसके बाद बात करें तो बॉक्साइट की है जो कि इट फॉर्म्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट्स, और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओडिशा है। पंचपटमाली डिपॉजिट्स, मींस जो बॉक्साइट है ये रॉक्स के डिपॉजिट्स डिकम्पोजिशन से होता है। कैसे रॉक्स के डिकम्पोजिशन से, जो कि एल्युमिनियम सिलिकेट्स से बने हुए हैं। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो अपना ओडिशा है, इंडिया में ओडिशा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए माइका, इट इज एक्सीलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर लॉस फैक्टर। जो माइका है ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा है और ये लो पावर है, लॉस फैक्टर दैट इज इट्स लॉस फैक्टर्स। इसके बाद ये कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में पाया जाता है जो कि झारखंड में है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बारे में याद रखना है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो ज्यादा याद रखना है क्योंकि इससे मैप आते हैं। ठीक है, इसके बाद एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स कैन क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स मींस एग्जॉस्टिबल। कन्वेंशनल जैसे कि कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पेट्रोलियम। ठीक, ये सब है। कोल की बात करें तो मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल्स कौन है? कोल। और ये जो चार है ये सॉइल के टाइप्स हैं, पीट, लो कार्बन, हाई मॉइस्चर। लिग्नाइट की बात करें लो ग्रेड ब्राउन कोल। ठीक, बिटुमिनस की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर फॉर कमर्शियल यूज। एंथ्रासाइट की बात करें तो इट इज हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। ठीक, पेट्रोलियम में बात करें तो इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो पेट्रोलियम है ये सेकंड फॉसिल फ्यूल है, इसको एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसका मेजर एरियाज देखें तो मुंबई हाई में है, गुजरात के अंकलेश्वर में है और असम के दिग्बोई में है। नेचुरल गैस की बात करें तो इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। द HBJ pipelines is the longest in India। अब बता दें, जो नेचुरल गैस है वो एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली गैस है, फ्रेंडली फ्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है वो बहुत कम है। और इसका एक देखें तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ये जो पाइपलाइन है ये इसका लॉन्गेस्ट है, याद रखना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नाम है, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें इलेक्ट्रिसिटी, इट इज जनरेटेड थ्रू रनिंग वाटर, हाइड्रो और बर्निंग फ्यूल्स, थर्मल। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बताया था वाटर से प्रोड्यूस होता है डैम में, एक हीट से, एक फ्यूल से भी, फ्यूल्स को बर्न करके भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है जो कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसके बाद देखें अगर हम लोग तो कुछ एनर्जी रिसोर्स हैं। एनर्जी रिसोर्स में कौन, अब कन्वेंशनल हो गया तो नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब जो रिन्यूएबल है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, इट ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। कि कैसे कैसे पाया जाता है, एटम्स के स्ट्रक्चर को अल्टेरिंग करके, जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम फाउंड इन राजस्थान एंड मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरल। ठीक,
सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें अगर, तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री यूज ऑफ फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है और इंडिया फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करके इस सोलर सनलाइट को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो सोलर पैनल आ गए हैं वो इस पे बेसिस है। विंड पावर की बात करें तो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, नागरकोइल टू मदुरई। जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है वो अपने इंडिया में तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तमिलनाडु में नागरकोइल टू मदुरई में प्रेजेंट है। बायोगैस की बात करें तो प्रोड्यूस फ्रॉम श्रब्स, फ्रॉम फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, हायर थर्मल इफिशियंसी देन केरोसिन ऑयल और चारकोल। ठीक है, ये एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट से, उसके रिमेन्स से ये बनता है एंड इट इज हायर थर्मल एफिशिएंसीज देन केरोसिन एंड चारकोल। इसके बाद टाइडल एंड जियोथर्मल की बात करें तो इट यूजिंग ओशियनिक टाइड्स एंड हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू जनरेट पावर। अब जो टाइडल और जियोथर्मल में है तो इसमें ओशियनिक टाइड का यूज करके और ओशियनिक हीट का यूज करके यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर से इस टाइडल और जियोथर्मल पावर को जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये तो कुछ बात हो गई नॉन कन्वेंशनल की। इसके बाद इसका कंजर्वेशन देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एनर्जी, व्हाई कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे ये सब एग्जॉस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे मिनरल्स एनर्जी भी लिमिटेड ही तो है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल एंड फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। ये नॉन रिन्यूएबल है लेकिन अगर रिन्यूएबल है तो इनका फॉर्मेशन बहुत समय लेता है। करंट कंजम्पशन रेट्स आर वेरी हाई। हाउ मींस जो इसका करंट कंजम्पशन रेट है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है। कैसे भाई? तो कैसे की बात है तो यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स, recycling of metals, using scrap metals and other substitutes, promoting public transport instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, energy saved is energy produced। अब इसमें बात ये है कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स का यूज करके, मेटल्स की रिसाइकलिंग करके, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करके, मींस अगर किसी को वाराणसी जाना है तो वो इंडिविजुअल ना यूज करे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए। इससे क्या होगा, फ्यूल जो नेचुरल फ्यूल है वो कम यूज होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी की स्विच ऑफ कर दे जब उसका यूज ना हो। और एक पॉइंट है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक, इसके बाद देखें तो इसमें भी इंपॉर्टेंट मैप टाइम्स है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो कि कहाँ है, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें नरोरा, कारकरापारा, तारापुर, कालपक्कम। ऑयल फील्ड्स की बात करें तो दिग्बोई में है, नहारकटिया में है, मुंबई हाई, बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर। तो ये सब कुछ ऑयल फील्ड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो मिनरल्स एनर्जी में एनर्जी की बात में कन्वेंशनल एक थोड़ा सा मतलब वो दे दिया गया है, फटाफट से देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? These are traditionally sources that have been in use for a long time. These are the modern sources that have gained popularity recently. Conventional बहुत समय से यूज हो रहा है, थोड़े से पुराना है, नॉन कन्वेंशनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इट इज एग्जॉस्टिबल है और ये रन खत्म हो सकता है। नॉन कन्वेंशनल इनएग्जॉस्टिबल है और ये एबुडेंस लेवल में प्रेजेंट है। इट कॉज सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करता है, और इट इज इको फ्रेंडली एंड कॉज लिटिल टू नो एनवायरमेंटल pollution. The initial setup cost is relatively lower, but fuel costs are high. जो हम लोग सेटअप तैयार करेंगे उसमें तो कम पैसा लगता है और कन्वेंशनल एनर्जी के लिए, लेकिन जो फ्यूल है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसमें जस्ट अपोजिट, इनिशियल सेटअप कॉस्ट हाई है लेकिन जो फ्यूल है वो फ्री है, जैसे कि सन और विंड। एग्जाम्पल देख लें तो इसका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड है। नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल देख लें तो सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस है। इसके बाद देखें अगर हम लोग तो अगला चैप्टर आ जाता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Manufacturing industries. Manufacturing is considered the index of development because modernizing agriculture. ठीक है,
जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हो रही है, दैट इज नोन एज, तो मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलपमेंट का इंडेक्स है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किया, फर्टिलाइजर्स, टूल्स, कुछ एडवांस सीड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत रिड्यूस डिपेंडेंस। तो अब क्या है, शिफ्ट द वर्कफोर्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अब ये जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में वर्क को ये शिफ्ट कर देता है, कौन, मैन्युफैक्चरिंग। इरिडिकेट्स पॉवर्टी, देखें तो क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है हमारे कंट्री में उसको भी ये कम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें तो इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, इट एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग्स इन इंटरनेशनल करेंसीज, और जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड इट ब्रिंग्स इन इंटरनेशनल करेंसीज, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करके उसको इंटरनेशनल करेंसीज में ला रहा है। जैसे कि कोई है वो उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से हुआ तो वो उसमें क्या हुआ, वो यूएस डॉलर में भी है, वो यूरो में भी है, वो इंडियन रुपीज में भी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए तो रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है ये देखना है। तो दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हैंड टू हैंड मूव करते रहते हैं। इट मींस कि इंडस्ट्रीज रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन इंडस्ट्रीज फॉर इनपुट्स लाइक पीवीसी पाइप्स एंड पंप्स। अब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड है रॉ मटेरियल के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए डिपेंड है, जैसे कि पाइपलाइंस के लिए, कुछ बेसिक टूल्स के लिए। वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है इनपुट्स के लिए, जैसे कि पीवीसी पाइप्स हो गए, पंप्स हो गए, तो ये सब इंडस्ट्रीज बनाएगी, तो एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद देखें तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर रियली एस्टेब्लिश्ड एट रैंडम, दे आर लोकेटेड वेयर कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। इंडस्ट्री बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि इंडस्ट्री को कहीं भी लगा दिए, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट सब देखा जाता है। तो इट इज दे आर लोकेटेड वेयर कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, कि ऐसी जगह लोकेट होते हैं जहां पे जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, ठीक है, कम से कम लगे। इसके बाद देखिए की फैक्टर्स हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखा जाए तो इट क्लोज टू द सोर्स। तो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, इट इज क्लोज टू द, कुछ की फैक्टर्स देख लें कि क्या क्या देख के इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। तो जैसे जैसे जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा, वहां पे जहां पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है वहां पे रॉ मटेरियल का जो प्रेजेंस है वो अच्छा होना चाहिए। लेबर की बात करें तो चीप लेबर भी होने चाहिए और स्किल्ड लेबर भी होने चाहिए। फिर देखिए तो पावर एंड वाटर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस वाटर का सप्लाई इजिली हो सके। मार्केट की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू कंज्यूमर्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे मार्केट भी होना चाहिए ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम लगे, जो गुड्स हैं वो जल्दी से जल्दी मार्केट में ट्रांसफर्ड हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि सब्सिडाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब भी कुछ देखा जाता है। तो ये भी याद रखना है, आपके मतलब पूछ सकते हैं क्या क्या देखते हैं तो ये आप बता सकते हैं, इसको डिटेल में कर देंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक। फिर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले फटाफट से देखते हैं, तो ये 5 के बेसिस पे इंडस्ट्रीज मींस डिवाइड है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे 2 तरीके की होती है, एक्चुअली होती 4 तरीके की है, इसमें दिया नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 4 तरीके की होती है। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, ठीक है, ये सब कुछ बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एग्रो बेस्ड हो गए, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, ये सब कुछ बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सब बात है। अच्छा, अब हम लोग बात करें अगर एग्रो बेस्ड की, तो ये सब रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, रॉ मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, ठीक।
2 मिनट। ठीक है, ये रॉ मटेरियल पे होते हैं। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रो बेस्ड, मेराइन बेस्ड, मिनरल बेस्ड। इसमें एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड की बात है। तो एग्रो बेस्ड की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड कहा जाता है। मिनरल बेस्ड बात करें तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल देखें तो कॉटन और जूट है। मिनरल बेस्ड का देखें तो आयरन, स्टील और सीमेंट है। ठीक है, मेन रोल देखा जाए, मेन रोल पे ये बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स। बेसिक का एग्जांपल हो जाएगा आयरन और स्टील, कंज्यूमर्स के शुगर, पेपर्स, फैंस। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल की बात करें तो जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल कहते हैं। जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है, वहां पे उस इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्केल में बास्केट वीविंग आ जाते हैं, लार्ज स्केल में जैसे अमूल हो गए या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज, वो उस पे आ जाती है। ओनरशिप की बात करें तो ये 4 टाइप्स के हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। फटाफट से देखते हैं। पब्लिक इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द पब्लिक, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, joint means it is owned by the some private individuals and some and government also. Cooperatives, it is owned by some group of the people, some communities. Public example देखे तो BHEL, प्राइवेट का देखे तो टिस्को, ज्वाइंट का देखे तो ऑल इंडिया LTD। ज्वाइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिविजुअल भी ओन करता है और ये एक इंडिविजुअल भी ओन करता है, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे ओनरशिप रहता है। कोऑपरेटिव कम्युनिटी जैसे कि अमूल। ठीक है, बल्क और वेट में बात करें तो हैवी और लाइट पे आता है। हैवी में आपका आयरन स्टील आ जाएगा, लाइट में आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब फिर देखें तो कुछ की इंडस्ट्रीज, भाई एग्रो बेस्ड की बात है तो एग्री बूस्ट में मींस जहां पे हम लोग ने पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए रॉ मटेरियल। तो एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, द ओनली इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कम्पिटिट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि फुली सेल्फ रिलायंट है एंड इट कम्पिटिट इन द वैल्यू चेन, ये वैल्यू चेन में कम्पिटिट करती है। ये रॉ मटेरियल से कितने ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को ये बना सकती है। फिर देखा जाए शुगर इंडस्ट्रीज की तो इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड। रिसेंटली मिल्स आर शिफ्टिंग टू साउथ एंड वेस्ट इंडिया, स्पेशली महाराष्ट्र, बिकॉज द केन there was higher sucrose content and the cooler climate allows for a longer crushing season। कुछ नहीं समझ रहे, बताते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज इंडिया जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर हो गया है, किसका? इंडिया जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर हो गया है शुगर का। रिसेंटली ये देखा गया है जो मिल्स है, शुगर मिल्स है, उसको साउथ और वेस्ट इंडिया में शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे कि स्पेशली महाराष्ट्र में जो कि जो केन है वहां पे जो सुक्रोज जैसे शुगर बनता है, जहां पे जो सुक्रोज है, ठीक है, द हायर सुक्रोज कंटेंट एंड अ कूलर एनवायरनमेंट दैट द शुगर वांट। शुगर क्रॉप्स को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो वहां पे प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मिनरल बेस्ड की बात करें तो आयरन एंड स्टील, द बेसिक इंडस्ट्रीज मोस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। आयरन स्टील जो इंडस्ट्रीज है ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज को भी बैकबोन ऑफ द मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आज के समय में जो भी चीज है वो ऐसी आयरन से बनती है या फिर स्टील से। ठीक है, तो इट इज मोस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, मोस्ट इंटीग्रेटेड आर इन द छोटा नागपुर प्लेटी। छोटा नागपुर प्लेटियों में स्टील प्लांट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। इसके बाद अल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें तो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इट इज द लाइट रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड अ गुड कंडक्टर। अच्छा, जो अल्युमिनियम स्मेल्टिंग है ये सेकंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, सेकंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है एंड इट जो अल्युमिनियम है वो लाइट है, अल्युमिनियम जो है वो लाइट है, रेजिस्टेंट है कोरोजन से, कोरोजन यहाँ पे जल्दी नहीं होता एंड इट इज अ गुड कंडक्टर।
केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज डाइवर्स, प्रोड्यूसिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है ये डाइवर्स भी है और ये दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है केमिकल्स को। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो बैंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स मैसिव एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। बात करें तो बैंगलोर जो है वो आईटी हब है इंडिया का और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का बैंगलोर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। और ये सेक्टर जो है कि एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वुमेन को, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घट रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखें तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्रोथ कम्स एट द कॉस्ट। द फोर मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन caused by industries are, first one is air pollution. Air pollution means high proportion of undesirable gases like SO2 and CO, means जब अनवांटेड गैस जब रिलीज होने लगते हैं इंडस्ट्रीज से एटमॉस्फेयर में, जब ढेर सारी गैस जैसे कि SO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके बाद बात करें वाटर पोल्यूशन की, पोल्यूशन दैट आर कॉज्ड बाय द वाटर सच एज इट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब हम वाटर रिवर्स में जब सप्लाई करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो यहाँ से वो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और दैट पॉल्यूशन इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद थर्मल पॉल्यूशन की बात करें तो हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज रेड इनटू रिवर्स बिफोर कूलिंग किलिंग एक्वेटिक लाइफ। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब गर्म जो बहुत ही बॉइलिंग वाटर जो होता है उसको सीधा इंडस्ट्रीज से हम लोग सप्लाई कर देते हैं रिवर में, इंडस्ट्रीज से रिवर में सप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो एक्वेटिक लाइफ है वो हॉट वाटर से, बॉइलिंग वाटर से उसकी उन लोगों की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम लोग नॉइस पोल्यूशन देखा जाए तो फ्रॉम मशीनरीज, जनरेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन से जो नॉइस अनवांटेड साउंड होता है वो उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। इसके बाद देखिए तो मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मिनिमाइजिंग वाटर यूज। अब हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इससे हम लोग सबसे पहले तो कम से कम वाटर को यूज करें, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग वाटर इन सक्सेसिव स्टेजेस। हम लोग को वाटर को रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखें तो टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस रेन वाटर को कलेक्ट करना है, उससे एग्रीकल्चर करना है, उससे हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है। ट्रीटिंग इफ्लुएंट्स की बात करें तो इट यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट बिफोर रिलीज। अब जो ट्रीटिंग इन्फ्लुएंस करिए तो अब हम लोग को थोड़ा मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट करना है उस वेस्ट का डिस्चार्ज होने से पहले, जिसके कारण वो कम इफेक्ट करेगा रिवर को। एयर पोल्यूशन कंट्रोल में देखिए तो फिटिंग स्मोक स्टैक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड फैब्रिक फिल्टर्स। अब जो स्मोक एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कुछ उसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम लोग जब स्मोक स्टैक्स लगा देते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा देते हैं या फैब्रिक फिल्टर्स लगा देते हैं तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो सस्टेनेबल स्टिंग। सस्टेनेबल स्टिंग मींस लोकेटिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अब हम लोग को इंडस्ट्रीज फ्रेजाइल इकोसिस्टम से, जहाँ पे फ्लोरा फौना ज्यादा रहते हैं, वहां से थोड़ा इंडस्ट्रीज को दूर लगाना है जिससे उनकी हेल्थ इश्यूज पर इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद देखें तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट मैप टाइम्स जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर में प्रेजेंट है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजाग, सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स की बात करें तो नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ये सब कुछ मैप पॉइंट्स है जिससे इस चैप्टर से आ सकते हैं। सबसे ज्यादा मैप जो है वो ज्योग्राफी से ही आएंगे, इतना तो कंफर्म है। हिस्ट्री से भी मैप है, मैप की क्लास जल्दी आने वाली है, आपका बस एक और बच गया है जो कि है हिस्ट्री, वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर हम लोग कल ही आपका पेपर है, ठीक है, कल 7 मार्च है, कल ही पेपर है, कल सुबह 4 AM लाइव भी आएगी और आज ही आप लोग का मैप वर्क भी होगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।